इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को। आवाज आ रही मेरी? बताओ। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चलिए, जी। नेहा जी, सविता जी, शैलवी की आवाज नहीं आई अभी। वो बोलती है लेकिन उसकी आवाज नहीं आती है। चलो, प्रिया जी का भी स्वागत है, स्निग्धा का भी स्वागत है, और सोनाली जी का भी स्वागत है। सबसे पहले ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल या जूम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लोगों का टारगेट है वो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग एजुकेशन सब्जेक्ट की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें एनटीए यूजीसी नेट के सिलेबस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आज तारीख है आपकी क्या, 27। ठीक है, 27 अप्रैल है। ठीक है, 27 अप्रैल है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? यूनिट 4 को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि टीचर एजुकेशन है आपका। टीचर एजुकेशन। अब टीचर एजुकेशन में हम लोगों ने सेक्शन ए पढ़ लिया है, सेक्शन बी पढ़ लिया है, सेक्शन सी में हम लोग एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें जो है एजेंसी जो मानी गई हैं वो एजेंसीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, सभी को आवाज क्लियर आ रही है? बताओ। जी सर। हाँ, और लोगों की आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आ रही है। आ रही है ना? हाँ, जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। आ रही है। ओके ओके। सर, आज मॉर्निंग की क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है क्या? देखिए, डल गया होगा। मैंने अपलोड कर दिया है ना, अपलोड कर दिया, थोड़ी देर गुड में। इवनिंग सर। अभी किए सर? हाँ, जस्ट अभी किया है, बस थोड़ी देर में हो ही जाएगी ना, हो ओके रही सर, थी। देख लेंगे सर। चलिए, तो इसमें क्या है कि हम लोग एजेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना, एजेंसीज के बारे में पढ़ रहे थे यहाँ पर कि कौन कौन सी एजेंसीज में इन्होंने मानी है या बताई है। तो एजेंसीज में हम लोग क्या पढ़ते? सबसे पहले एजेंसी पढ़ेंगे। ठीक, एजेंसीज या संगठन, इसमें कौन कौन सी एजेंसी? सबसे पहले नेशनल लेवल पे हम लोग बात करेंगे। नेशनल नेशनल लेवल पे बात करेंगे, फिर सर स्टेट लेवल पे बात करेंगे। स्टेट लेवल पे कौन आता है? फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करेंगे, फिर इसके बाद क्या बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे बात करेंगे। सर भी आप म्यूट कर लो क्योंकि मेरी स्क्रीन हट जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर होगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर होगा आपका। तो इतनी चीजों के, चारों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर इन इन चारों के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कौन कौन सी एजेंसीज यहाँ पर आपकी आएगी आपकी। ठीक है, हाँ राजा, इतना जल्दी क्लास हो गया। नहीं नहीं, अरे तुम बोल रही हो जो वो आ रहा है ना उसका। चलो हम देखते हैं, कल देखो कल की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इतने 4 लेवल पे बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका आएगा इसमें नेशनल लेवल पे कौन कौन सा आएगा सबसे पहले। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया। सबसे पहले एनसीटीई आता है आपका। क्या आता है? एनसीटीई आता है आपका, फिर एनसीईआरटी आता है आपका। ठीक, ये 2 पॉइंट आता है। फिर इसके बाद और क्या आता है आपका, बताओ। और आपका क्या आता है? यूजीसी आता है आपका। यूजीसी आती है आपकी। फिर इसके बाद और क्या आता है? नेपा आता है। NUEPA, नेपा आता है। स्टेट लेवल में अगर हम बात करेंगे, स्टेट लेवल पे कौन कौन सी आती है, तो स्टेट लेवल पे आपका बताओ कौन कौन सा आएगा, पता है किसी को? SCRT। सर SCERT SCRT आता है। आएगा सर। और और एस SBTE। हाँ, SBTE हो जाएगा। एस बी सर टी ई स्टेट हो बोर्ड ऑफ जाएगा। टीचर और आपके एजुकेशन। CTE हो जाएगा कॉलेज आपका। ऑफ। ठीक है, फिर आपका यस और सर, क्या है? कॉलेजेस एस ऑफ आई टीचर ई हो एजुकेशन। जाएगी। हाँ एस सर। आई ई हो जाएगा, लेकिन भाई IASES। क्या? इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडवांस लर्निंग इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर। ऑफ एडवांस, एस ए ई बता रहे हैं आप?
नहीं सर, ये तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन होगा, SI। हाँ, अब देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाइट आता है आपका, ठीक, डाइट आता है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे कौन आएगा, इंटरनेशनल पर यूनेस्को आएगा, यूनेस्को सर। यूनेस्को आएगा। लेकिन हम लोगों को अपने सिलेबस में पढ़ना क्या क्या चीज है ये जान लो, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में आपका SSA भी आता है, जो कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है। ये सेंट्रल, यहाँ पे लिख लेंगे सर। ये सर्व शिक्षा अभियान किस में आता है? वही बता रहे हैं, रमसा रूसा। हाँ वही सब बता रहे हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक, ये सब स्कीम्स हैं। स्कीम के तहत जैसे आप स्कीम के तहत आपने ये सेंट्रल की SSA स्कीम है। बनाया है, SSA के साथ फिर रमसा बनाया आपने, रमसा रूसा। ठीक, रमसा रमसा आपने रूसा तो रूसा सेंट्रल बनाया की है, स्कीम। जी सर। ठीक। तो ये सब चीजें हैं, ये कैसे सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, जो स्कीम चलाई जाती हैं, ठीक है। ये सब स्कीम आपके इसके अंदर आती है। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको SSA पढ़ना है नंबर 1, रमसा पढ़ना है नंबर 2, फिर आपका SCERT पढ़नी है आपको, SCERT के बाद NCERT पढ़ना है आपको, NCERT के बाद NCT पढ़ना है आपको, NCT के बाद UGC पढ़ना है आपको, UGC के बाद बस इतनी ही चीजें आपको पढ़नी है। न्यूपा भी है? नहीं सर न्यूपा भी है, इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं? इसमें नहीं, वो फर्स्ट पेपर में आता है, ठीक है, वो फर्स्ट पेपर का आपको आता है। लेकिन यहाँ पे हम टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको 1 2 3 4 5 6 चीजें यहाँ पढ़ेंगे। बाकी और जो बचेंगी और जगह पर हम लोग पढ़ेंगे, अभी ना कई जगह हम लोगों को पढ़नी, एक ही जगह हम लोग को नहीं पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। हाँ हाँ ये जो नीचे लिखा है, ये क्या कंट्रोल सेंट्रल स्पॉन्सर या क्या लिखा? हाँ, स्कीम होगा, स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्कीम सेंटर की स्कीम है ये, ठीक है। अब यहाँ पर सर आपने, सर हेलो, हाँ कंप्लीट करें अपनी बात। सर आपने ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो किया है, ये सारे आते हैं या फिर ये तीनों ही? केंद्र के द्वारा जो जो SSA, स्कीम्स आती हैं वो स्कीम्स के बारे में हमने बताया है ना, यहाँ पे, यहाँ स्टेट आपको ये चीजें पूरी बताई। जैसे स्टेट में SCERT का है, तो SCERT का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है आपका। SBTE का सर फुल वो फॉर्म क्या नहीं होगा, पूछ रहा, क्या सर वो नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि जो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आपने लिखे हैं, ये सारे स्कीम इसी के अंतर्गत आते हमने हैं? कहा सारे जो बताए, ये चलाए, पूरा बताया है, जितने ये तीन इसमें सेंट्रल से आएंगे। चलाए जाएंगे वही आएंगे सेंट्रल। मतलब जो भारत लेवल पे चीजें चलाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत एजुकेशन के फील्ड में, वो सब इसमें आएंगे। हाँ ठीक, हाँ तो ये जो तीनों हैं यही बस आएंगे? हाँ ये ये लिखा है ना, कंफ्यूजन हो मैंने रहा पहले लिख कर ही और भी इंडिकेट कर आते दिया हैं। आपको ये चीजें, ठीक। अब यहाँ पर जैसे आपको ये इसका तो हमारे सिलेबस में है, बट स्कीम्स जो है सेंटर की और भी है, ये हमें पढ़नी है बस सिलेबस के अकॉर्डिंग। है तो बहुत सी स्कीम, लेकिन जो हमें पढ़नी है उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले फुल फॉर्म अगर आएगी, तो मान लो इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, लिख लीजिएगा, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। वहीं पर CTE का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाएगा, तब क्या होगा, तो CTE का फुल फॉर्म क्या होगा, इसका क्या होगा, सर द कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन। द कॉलेजेस ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। SBTE का फुल फॉर्म क्या होगा, ये टीचर एजुकेशन तो पहले से हो रहा है, SB का क्या फुल फॉर्म है पता होना चाहिए, मतलब स्टेट बोर्ड, क्या होगा ये, इसका होगा स्टेट बोर्ड, ठीक। और कोई फुल फॉर्म छूट रहा है तो ऐसे ही ये पूरे के पूरे बन जाएंगे हम लोगों के लिए। क्लियर है आपका, ठीक। तो ये हो गया। डाइट का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक। क्या होता है डाइट का, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट
ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो चलो अब वन बाय वन हम लोग पूरा पूरा ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग पूरी चीजों को डिस्कस करें कॉम्पिटिटिव वे में। क्लियर है? बनाया जाए ग्राफ, बताओ। जी सर। चलो जी सर। चलो अब ग्राफ को बनाएंगे, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम पूरी की चीजों को डिस्कस कर लेंगे और कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो सब चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। कंपेयर इससे पहले भी 2-3 बार पढ़ा है, इस बार फिर पढ़ाते हैं हम लोग। सर आप जो ग्राफ बनाएंगे इसका कोई स्क्रीनशॉट लेके आप हमें सेंड कर देना, हमें नमाज पढ़नी है और थोड़ा काम करना अभी। चलिए ठीक ठीक ठीक। आपका ओके, सबसे ओके। पहले SSA पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। SSA का रमसा पढ़ना है, रमसा पढ़ना है। रमसा के बाद हमको क्या पढ़ना है? SCERT, ठीक है। SCERT पढ़ना है। फिर से NCERT, NCERT पढ़ना है। फिर इसके अलावा क्या पढ़ना है? NCERT, रमसा हो गया, SCERT हो गया और NCERT हो गया, NCTE हो गया आपका, NCTE हो जाएगा आपका। फिर आपका क्या बचेगा? UGC, ठीक है। क्या बचेगा? UGC लास्ट में बचेगा। ये इतनी चीजें, इसको पूरा का पूरा कंपेयर करके हम लोग एक क्लास में ही पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर दे इसको, स्क्रीन को। अब आ रहा सही? सर यूजीसी वाला कट जा रहा है। अब तो नहीं कट रहा? नहीं सर। चल ठीक है सर। ओके ओके। चल ठीक है। तो यहाँ पर वन बाय वन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके सेशंस को लिख लेंगे, इसके सन को याद कर लेंगे, क्योंकि इनके सन को लेकर भी क्वेश्चन हम लोग से काफी कुछ डिस्कस किए जाते हैं ना, इनके सन को लेकर। चलो सबसे पहले एसएसए की बात अगर हम करेंगे तो एसएसए कब आया था, बताओ सबसे पहले। 2001-2 होगा सर। 2001 में प्लान किया गया, 2002 में implement। हाँ 2001-2 इसीलिए लिखते 2001-2 में, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो एक भी आएगा, दो भी आएगा, तो एक दो में से ऐसा नहीं होगा दोनों आएगा। तो अगर फुल्ली अगर आता है कभी भी एक आता है कभी लिख के, या कभी दो लिख कर आता है ना, जिसको बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान। इसको क्या बोलते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। क्या लिखते हैं? सर्व शिक्षा अभियान, सर्व। तो इसमें अब 2009 में आपका रमसा आया था, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बोलते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका कभी कभी इसके पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं ना, इसलिए इसके नाम को भी लिख रहे हैं। फिर आपका SCERT कब आया था? 1988 में, 1988 में। इसका फुल फॉर्म अभी मैंने बताया था, स्टेट काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बताया था ना मैंने, एजुकेशनल। चलो जाएगा तो इस बार चेक करते हैं इस बार। चलिए तो इतनी चीजें हो गई यहाँ पर कि सबसे पहले हमने एसएसए के बारे में जाना। एसएसए 2002 में आया था, जिसको सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से हम जानते हैं। इसका नाम फिर रमसा है। रमसा का आपका क्या होता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है, 2009 में आया था। फिर SCERT होता है आपका 1988 में है जो आपका, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी हमने बताया, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, ये होता है। फिर आपका NCERT बात आती है। तो NCERT की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग को इनकी डेट पूछ ली जाती है कि NCERT की डेट जरूर पूछी जाती है। तो इसके लिखेंगे 1 सितंबर 19 बताओ
कौन सा सन था? 1971, 61, 81, 91 क्या था? बोलो। 61। 61। ठीक है, ये आता है 61। आपका। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म अभी हमने बताया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वैसे ही ये नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वैसे सेम एस है यहाँ पे स्टेट लगा देंगे, यहाँ पे नेशनल लगा देंगे, दोनों में यही अंतर है। फिर इसके बाद एनसीटीई की स्थापना की बात जब हम करेंगे तो एनसीटीई की स्थापना कब होती है बताओ? एनसीटीई की बताइए। एनसीटीई की आपको अगर 1 इसकी, जुलाई हाँ 1993। 1993, ठीक है, लेकिन इसकी बात जो है 1973 में ही हो गई थी ना। 1973 में इसकी बात है, 1970 1990 1993 में इसको इसकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया था 1993 में, बाकी 1973 में ये फाउंडेड किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया। अब यूजीसी की स्थापना कब होती है बताओ जरा? होती है 1953 में और मान्यता मिलती है 1956 में। हाँ 1956 में। तो हम लोग का अप्रोक्सीमेट आंसर 1956 ही आंसर आपका करेक्ट हुआ। अब चलिए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एसएसए में क्या कहा गया हम लोगों को, ठीक है, एसएसए में क्या कहा गया है सबसे पहले देखते हैं। ठीक, एसएसए में क्या कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एसएसए की अगर हम बात करेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान, जैसा आपको पता है, हमको पता है कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम बनती थी वो किसके अकॉर्डिंग बनती थी? तो वो एमएचआरडी के थ्रू बनती थी। ठीक है, इसमें क्या होता था कि जब कभी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम बनती थी उसमें क्या होता था, उसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो है, जो गैप है, उस गैप को भरने का कार्य करती थी ये। ठीक है, क्या करती थी? जो सेंटर है एंड स्टेट, ठीक, इन दोनों के बीच जो गैप होता था उस गैप को फिल करने का कार्य करती थी ये। क्या करती थी? गैप को भरने का कार्य करती थी, गैप को भरने का कार्य। ठीक है, गैप को भरने का कार्य करती थी। और क्या करती थी? और इसमें कहते थे कि अगर इसमें जब कभी ये गैप को भर रहे तो इसमें एसएसए में मूल रूप से देखा क्या क्या, तो इसमें क्वालिटी एजुकेशन देखा गया। इसका मतलब मेन मिशन अगर पूछ रहे कि मेन उद्देश्य इसका क्या था, तो मेन उद्देश्य था इनका क्वालिटी एजुकेशन को चेक करना। मतलब कि कहते क्वालिटी एजुकेशन इन ए मिशन मोड। ठीक है, मिशन मेड था इनका। ठीक है, अगर पूछेंगे इसके कि मिशन मोड क्या था आपका, मिशन मोड, आवाज आ रही सबको, वीडियो भी आ रहा ना? मिशन मोड क्या था इनका? तो मिशन मोड था क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात क्वालिटी करते ऑफ हैं एलिमेंट्री एजुकेशन ना जी। अभी सब आएगा, सब आएगा वन बाय वन। क्वालिटी एजुकेशन एलिमेंट्री सब कुछ आपको इसके बाद बताएंगे ना, बताया जाएगा उसको। मतलब एसएसए में जितनी चीजें आएंगी सब कुछ वन बाय वन हम आपको बताते जाएंगे ना, वन बाय वन पूरी पूरी चीजें दिखाते हैं जिसमें आपकी कोई भी चीज छूटेगी नहीं यहाँ पर। सर वॉइस आपकी सही नहीं आ रही है। हेलो और सबको आ रही है आवाज? सर, वाइब्रेट हो रही है। अभी सही आई। एकदम सही है, एकदम सही है। उनको वो नेटवर्क नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। ठीक है, चलो तो यहाँ पर ये होगी। तो सबसे पहले आपने पकड़ा क्या कि एसएसए में किसका नाम हमने देख लिया। दूसरे पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ये सेंटर और स्टेट के बीच जो गैप होता है, इस ये गैप के भरने का कार्य करती है। अब कैसे गैप को भर रही है? तो ये कहती है कि ये एजुकेशन के लिए बना है, तो ये क्वालिटी एजुकेशन, इसका मिशन जो होता है क्वालिटी मतलब गुणात्मक शिक्षा के बारे में ये बात करते हैं। जब गुणात्मक शिक्षा के बारे में ये बात कर रहे हैं तो किस वर्ष कितने उम्र तक के बच्चों के लिए बोला है इन्होंने? तो इन्होंने बोला है 6 to 14 एज ग्रुप। लिख लीजिएगा 6 to 14 एज
ग्रुप, ठीक है, इतने ग्रुप वाले बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन बोला है, ठीक है। फिर इसमें बात बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन की बात बोलते हैं, फिर कहते हैं कि अब इसमें क्वालिटी एजुकेशन की जब ये बात बोल रहे हैं तो क्वालिटी बढ़ानी है, मतलब इंप्रूवमेंट करना है, तो किस क्लास के किस लेवल को, तो एलिमेंट्री एजुकेशन को, याद रखिएगा क्वालिटी इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है, इंप्रूवमेंट के साथ क्वालिटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, लेकिन किस लेवल तक के बच्चों को, तो एलिमेंट्री लेवल पर, ठीक है, एलिमेंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन पर ना, एलिमेंट्री एजुकेशन पर, ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन पर, ये आपका रहता है। तो ये इतने पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट थे कि एलिमेंट्री एजुकेशन को ये प्रोवाइड करने के लिए ही बनाया गया था। कुल मिला के इसमें कह सकते हैं यूनिवर्सल एलिमेंट एजुकेशन की बात करते हैं, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं ये, ठीक है। यहीं पर इसके लिख लो, इसी के पॉइंट में आप लोग भी लिखते हैं, फिर बाद में इसको हम साफ कर देंगे। ये आपका एसएसए में ही अभी चल रहा है, आपका जो भी चलेगा पूरा का पूरा इसमें बताएंगे अभी हम। अब एसएसए में और क्या बताएगा, इन्होंने बोला है, लिख लीजिएगा, एलिमेंट्री वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यूनिवर्सल क्या है सर वो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं। फिर इसमें और क्या कहते हैं, अब इसमें बैक टू स्कूल स्कूल कैंप की बात की करते हैं, ठीक है। स्कूल कैंप के लिए भी इन्होंने थोड़ी सी बातें बोली इसमें, ठीक है। अब इसके बैक क्या बोला इन्होंने, हाँ यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे पॉइंट में बोलते हैं बैक, क्या है, बैक टू स्कूल कैंप, बैक टू स्कूल कैंप, ठीक, बैक टू स्कूल कैंप। अब ये बैक टू स्कूल कैंप की बात जो है कब बोली गई, जब ये 2001-2 में बनाई तो गई, इसके आगे जब काम करते गए तो इन्होंने यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात करी है, कहते हैं सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की बात इन्होंने करी। फिर इसी में बोलते हैं बैक टू स्कूल कैंप, स्कूल चले हम, जो आपने सुना होगा, तो ये कब आया था, ये 2003 में आया था, ठीक है। याद रखिए बैक टू स्कूल कैंप, स्कूल चले हम जो आता है ना, तो ये 2003 में है, ठीक है। इसी के साथ साथ इसमें जो है मेन पॉइंट गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया था, याद रखिएगा गर्ल्स एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया, गर्ल्स एजुकेशन। सर हम रीज्वाइन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा rejoin करिए वाइब्रेट आप। हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीज जब क्लियर हो गई तो यहाँ पर कुछ चीजें अब आएंगी जो प्रतिमा जी भी हम लोग को बताएंगी। बीआरसी का इसमें क्या भूमिका है, इसमें 20 डेज मतलब कितने डेज की, 20 दिनों की टीचर ट्रेनिंग चलती है। कितने दिनों की चलती है, 20 दिनों की टीचर ट्रेनिंग चलती है। 20 डेज टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, 20 डेज टीचर ट्रेनिंग चलती है यहाँ पर। जब 20 डेज टीचर ट्रेनिंग जो चलती है तो ये टीचर ट्रेनिंग 20 दिनों की जो टीचर ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर चलती है, बीआरसी में। कहाँ पे, बीआरसी में। कहाँ पर चलती है आपकी, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ब्लॉक बीआरसी। रिसोर्स सेंटर। हाँ बिल्कुल लिख लीजिएगा इसके फुल फॉर्म, बीआरसी का ब्लॉक रिसोर्स, खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में। हाँ ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, ठीक, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ये याद रखना इतनी चीजें कि ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि बीआरसी की, जब कोई बीआरसी का नाम आएगा तो आप एसएसए में बताएंगे बीआरसी में क्या होगा, 20 दिनों का टीचर ट्रेनिंग का वर्क चलता है, प्रोग्राम चलता है, ठीक है। बैक आपसे क्वेश्चन आएगा, बैक टू स्कूल कैंप की बात जो है किसमें करी गई थी, इतने ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे तो आप एसएसए में बताओगे, ठीक है। ये सब चीजें आपकी रहेंगी यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा एसएसए वाला पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। ले लो 1 बाय 1 इसका।
फोटो क्लिक करते जाओ तो आसानी हो जाएगी ना आपको। आप अपनी कॉपी में, जब आपकी कॉपी बड़ी रहेगी तो आप उसमें आराम से पूरी चीजों को लिख लोगे। क्लियर है? इतना लिख लिया, चले अब आगे। सर बोर्ड ना ब्लर आ रहा है, सर बोर्ड ब्लर आ रहा है, हो सकता है मेरे साथ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा जिससे और साफ हाँ, कैसा है? नहीं सर, नहीं नहीं सही है, चलो कोई नहीं, इतना हो गया। अब इसको साफ करते हैं, अब चलते हैं रमसा की पर हम बात करेंगे ना। अब रमसा पर बात कर लेंगे, हम साफ कर दे रहे हैं। 1 मिनट लेने। अच्छा ठीक है। चलो कोई नहीं, ले लो, जब रिकॉर्ड हो गया आएगा तब ले लीजिएगा ना। चलिए अब हम लोग रमसा पर बात करेंगे। ओके। ठीक, रमसा पर हम लोग के देखिए क्या होता है। राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान पे हम लोग बात करेंगे। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में क्या है आपका, इसमें देखते हैं। इसमें जो है हमने सबसे पहले इसे बात करी कि ये भी जो है कहाँ की है, सेंटर के द्वारा स्कीम है ये आपकी, जिसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें क्या देखा जाता है, इसमें कहा जाता है कि जिसको जितनी आवश्यकता है उसको उतना पढ़ाया जाए। इसकी लाइन है, ये मेन थीम है अगर कह सकते हैं कि जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको उतना पढ़ाया जाए। ठीक है, लिख लो, लिख लीजिए, जिसको जितनी आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता है उसको उतना पढ़ाया जाए। ठीक, तो ये थी, ये इनकी मेन थीम थी। जब ये बोला तो सबसे पहले ये एलिमेंट्री एजुकेशन जब बात कर रहा है तो रमसा जो है ये जो है सेकेंडरी एजुकेशन पर बात करेगा। किस पर? सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस करता है, याद रखिएगा, सेकेंडरी एजुकेशन पर ये बात करता है। ठीक, सेकेंडरी एजुकेशन पर इसका फोकस रहता है। अब इसके फोकस के साथ साथ इसमें क्या देखता है, इसमें और जब इतने बात कर रहा है तो आपने देखा कि जैसे इसमें जो है एलिमेंट्री लेवल पर जब ये बात करता है तो एलिमेंट्री लेवल पर इनको 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे मिलते हैं। तो उसी प्रकार सेकेंडरी एजुकेशन जब हम बात करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन में कितने इयर्स के बच्चों को मिलेंगे, तो चिल्ड्रन बिटवीन 15 to 16 ईयर ओल्ड मिलेंगे। मतलब कि 15 से 16 साल के बच्चे मिलेंगे यहाँ पर, 15 से 16 इयर्स के ओल्ड चिल्ड्रेन। ठीक है, ये पॉइंट नोट रखना है हम लोग को। ठीक है, कभी कभी एज लिमिट देकर भी आपसे पूछ लेते हैं। इसमें क्या होती है, फिजिकल फैसिलिटीज बोलते हैं इसमें क्या क्या चीज देती है, इसमें फिजिकल फैसिलिटीज ज्यादा देती है। फिजिकल फैसिलिटीज, फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में इन्होंने ज्यादा बताया। फिजिकल फैसिलिटीज क्या, नो डिस्क्रिमिनेशन, इसमें मेन इसकी लाइन जो है नो डिस्क्रिमिनेशन है। इसकी क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें क्या लिखेंगे, नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई बंटवारा नहीं करने के लिए बोला इन्होंने, रमसा ने। ठीक, नो डिस्क्रिमिनेशन है आपका, सबसे पहले नो डिस्क्रिमिनेशन है। फिर इसके बाद इसमें एक आता है CSSC। ठीक है, इसमें आता है एक आपका CSSC आता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं कॉमन, क्या बोलते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन। ठीक है, कॉमन क्या होगा आपका, कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ यहाँ पर।
ठीक है। यहाँ पर ये कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन हो गया। फिर इसके साथ इसमें और क्या चीजें जोड़ते हैं, ठीक है, और चीजें देखो इसमें क्या पॉइंट लाते हैं आप। अब इसमें और जो चीजें जोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जोड़ते हैं, एक्शन प्लान। इस SSA में एक्शन प्लान नहीं जोड़ा गया था, रमसा में एक्शन प्लान के बारे में बताया। एक्शन प्लान, ठीक है, रमसा में एक्शन प्लान बताया गया है, ठीक है। एक्शन प्लान को स्टार्ट करने के लिए यहाँ बताया कि एक्शन प्लान को स्टार्ट किया जाए, जो भी एक्शन प्लान जो बनाए गए हो आपको। फिर इसमें और क्या बताता है इसमें, अब इसमें टीचरों के लिए क्या बात करी, ये सब टीचर के लिए ही तो था, लेकिन टीचर के लिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज बात करी गई है जो आपको पता होगी शायद। बताओ किसी को पता है टीचर के लिए इसमें रेजिडेंशियल के रूप में बोला हॉस्टल, इन्होंने बोला कि रेजिडेंशियल हॉस्टल, रेजिडेंशियल हॉस्टल, हॉस्टल फॉर टीचर। सभी को मेरी आवाज आ रही है? सर ये जो हाँ बोलिए। सर ये जो हाँ सर, ये जो फिजिकल फैसिलिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, ये सब किसके लिए, ये सब इन्हीं मतलब के लिए क्या है, लिखेंगे? ये चिल्ड्रंस के लिए है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का उनमें कोई भेदभाव नहीं करना है हमें। उनमें जो फिजिकल फैसिलिटीज मतलब उनको शारीरिक मतलब सहायता देने के लिए बोला है, जैसे चढ़ने उतरने के लिए, या कोई भी बच्चा थोड़ी सी प्रॉब्लम अगर उसको होती है तो उसके लिए सहायक चीजें बनाई जाए। दरवाजे है, दरवाजे को अपने आप बंद करने खुलने, जैसे खोलना हो तो आराम से खोल ले, ज्यादा ताकत ना लगाना पड़े, उन सब चीजों के बारे में बोला इन्होंने। फिर नो डिस्क्रिमिनेशन बोला। फिर इन्होंने बोला कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन होगा, कि कॉमन का मतलब सभी लोग उसमें आ सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं होगी। जब कोई बाध्यता नहीं होगी तभी तो नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जब कोई नो डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी तो फिजिकल फैसिलिटीज के बारे में ये बोल रहे हैं। फिर इतनी चीजें हुई, फिर इसी में बोला कि जब इतनी चीजें हम लागू कर देंगे तो इन्होंने बोला एक्शन प्लान भी आप, एक्शन प्लान को भी आप लगाना शुरू करो, ठीक है। एक्शन प्लान को भी इन्होंने स्टार्ट किया। फिर इसके साथ टीचरों के लिए बोला कि उनको रहने के लिए जगह भी दी जानी चाहिए, तो रमसा ने ही बोला कि रेजिडेंशियल हॉस्टल होने चाहिए फॉर टीचर के लिए। अब इसके बाद आता है कि इसमें मॉडल कौन सा यूज होता है रमसा में। सर 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 रेजिडेंशियल मीन्स क्या होता है? रेजिडेंशियल का मतलब होता है जहां पर कोई टीचर पढ़ा रहा हो उसको वहीं पर रहने की व्यवस्था करी जाए, वो अपने घर बार बार जाए बार बार आए तो इससे अच्छा, या बाहर रूम जो है रेंट पर लेगा तो हो सकता है समय पर आए कि ना आए, लेकिन जब हॉस्टल होगा तो हॉस्टल में सब कुछ समय पर होगा और टीचर भी अपने आप को क्या होगा, फ्री फील करेगा, उसके ज्यादा वर्क नहीं होगा, तो वो स्कूल के बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा, इसलिए रेजिडेंशियल हॉस्टल की बात इन्होंने करी है, ठीक। अब इसमें एक बात आती है कि इसमें मॉडल कैसा इन्होंने यूज किया है, तो हम आपको याद होगा कि इसमें जब इसमें ये देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पॉपुलेशन क्या ज्यादा हो जाएगी, जब ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे हम लोग, कास्केड मॉडल का यूज करेंगे। कौन सा? कास्केड मॉडल, ठीक, कास्केड मॉडल का यूज करेंगे यहाँ पर। ये याद रखिएगा कास्केड मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्शन प्लान आपका इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फैसिलिटीज आपके इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी एजुकेशन पर फोकस किया इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इतनी चीजें कास्ट हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जो भी चीजें बताई हैं इन्होंने ट्रेनिंग को नीड बताया, मतलब कह रहे कि ट्रेनिंग नीड बताया है, इसमें कहा है कि प्रशिक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पर क्या बोला है, ट्रेनिंग नीड, ट्रेनिंग नीड यहाँ पर इन्होंने बताया, जबकि आपका एसएसए में ऐसा कुछ भी नहीं बताया है, इन्होंने एसएसए में बिल्कुल कुछ नहीं बताया, जबकि इसमें काफी चीजें आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग नीड के बारे में बता रहे, कास्केड मॉडल बताया है आपको, एक्शन प्लान बताया है, CSSC बताया आपको, ठीक, इतनी चीजें यहाँ पर बताकर चलते, लेकिन इसमें एक पॉइंट और रहता है PLM, ठीक है, एक मॉडल और है PLM, क्या आपका, इसको लिखिए PLM,
ठीक है, ये क्या होता है, तो ये प्रोग्राम लॉजिक मॉडल है आपका। क्या है, प्रोग्राम लॉजिक मॉडल। ठीक, प्रोग्राम लॉजिक मॉडल है यहाँ पर। हो गया इतना, यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। PLM हम बता रहे थे, PLM में आपका प्रोग्राम लॉजिक मॉडल होता है आपका यहाँ पर। सर नोट कर लेना, मॉडल पे ही कट गया था। हाँ, कैस्केड मॉडल पे ही कट गया था। ठीक है ठीक है, इसको आप लिख लो, क्योंकि इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको रेजिडेंशियल टीचर के बारे में क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। कास्केड मॉडल है और ये मॉडल है, इन सब में है तो इंपॉर्टेंट सभी चीजें, लेकिन इन सब चीजों को याद रखना है हमें कि कौन सा मॉडल किस में आएगा। एसएसए में किसी भी प्रकार के मॉडल की बात नहीं करी गई है। ठीक, सर ये PLM क्या है? प्रोग्राम, ये आपका PLM, ये है आपका प्रोग्राम लॉजिक मॉडल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो सकता है आएगा आपका कि PLM का फुल फॉर्म क्या होगा, तो प्रोग्राम लर्निंग मॉडल कोई डाल देगा, लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम लॉजिक मॉडल होगा आपका ना। ये मॉडल भी आएगा, मतलब ये दोनों ही आएंगे? ये दोनों, हाँ ये दोनों इसी के अंतर्गत आएंगे, रमसा के अंतर्गत इन दोनों मॉडल को लाया गया है। ठीक है सर ये ट्रेनिंग नीड है, ये लास्ट पॉइंट में आपने क्या लिखना है? ये ट्रेनिंग नीड को इन्होंने बताया है कि टीचरों की ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इन्होंने, सबसे पहले ये था, जबकि एसएसए में ऐसी बातें नहीं करी गई हैं। ठीक है, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों को बताने का प्रयास किया। बात एक ही है, टीचर एजुकेशन पर बात करें, लेकिन सबके पॉइंट्स अलग अलग है यहाँ पर। ठीक है, तो सबकी बातों को लिया जाएगा। जी क्लियर है, साफ करें इसको। हाँ सर, ठीक। चल, ये हो गया। अब बात करते हैं किसकी, SCERT की, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग पर। तो ये सबसे पहले इसकी बात करेंगे। यहां तक तो ये हो गया आपका, यहाँ तो आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड की ये बातें थी। यहाँ पे एक एक लाइन और लिख लीजिएगा, ये दोनों सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी। अब जो बात करेंगे ये स्टेट, कौन सी है स्टेट वाली, कौन सी है कि सेंटर वाली है, ये SCERT। हेलो हेलो। हाँ हाँ बोले हाँ बोले। सर, मैं अभी जी, सर्च कर रही थी, तो जो सर्व शिक्षा अभियान का फार्मर अटल बिहारी वाजपेयी निकला, वैसे रामसा का फार्मर कौन है? क्या कहना चाह रहे हैं हम समझे। ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम आप ले रहे हैं ना, वो उन्होंने स्कूल चले हम वाली बात करी ना, इसको बैक टू स्कूल कैंप, तो वो 2003 में बात करी गई थी ना, तो वो वही वाली आप बात बता रहे हो। ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे SCERT की बात कर रहे हैं, तो SCERT जो है वो आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी। ये क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है आपकी। ठीक है, ये इतनी चीजें। तो सबसे पहले इसमें हम बात क्या करेंगे, इसने बात किस पर करी है। ठीक है, तो SCERT के अंदर कौन कौन से आते हैं, SCERT के अंदर इंक्लूडेड क्या क्या चीजें हैं,
इंक्लूडेड क्या क्या चीजें, तो याद रखो SCERT के अंतर्गत डाइट्स की बात करेंगे। किसकी किसकी हम बात करेंगे, डाइट्स की बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे। डाइट के बाद फिर इसमें और क्या थी, CTE की बात करेंगे, CTEs की बात करेंगे। फिर इसमें और क्या चीजें आती है CTEs के साथ साथ, आपका IASE की बात करेंगे, IASE की बात करेंगे। ये चीजें पूरी की पूरी आती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे CTE का फुल फॉर्म याद रखिएगा, कॉलेज क्या होगा आपका, कॉलेज टीचर एजुकेशन, क्या होगा आपका, कॉलेज टीचर एजुकेशन होगा। कॉलेजेस ऑफ टीचर हाँ, एजुकेशन। कॉलेजेस या कॉलेजेस डाल दो, ठीक है। कॉलेजेस टीचर एजुकेशन की बात करता है। अब बात आती है, इतनी चीजें हम लोग बात कर रहे हैं, इनका फोकस क्या रहता है। सीईआरटी की जब हम बात करें तो SCERT का फोकस किस पर रहता है, तो SCERT का फोकस मेन होता है लीडरशिप पर। किस पर रहता है, लीडरशिप पर। तो कहेंगे फोकस्ड, फोकस्ड लीडरशिप। फिर किस पर रहता है फोकस, तो इनका फोकस जो है लीडरशिप पर रहता है फोकस। हाँ हेलो। 1988 है। हाँ हाँ, फोकस लीडरशिप की बात करते हैं ना, यहाँ पर इतनी चीजें थी। बार बार मोबाइल से क्या हो रहा है कि नेट चला है, उसमें से नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। देखेंगे अभी क्लास ओवर होने के बाद चेक करते हैं उसमें, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम, नेटवर्क का यहाँ पर कोई इशू है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो बार बार उससे मोबाइल से कट जा रहा है, तो इसको बार बार देखना पड़ा। चलो SCERT की बात करें तो SCERT में क्या क्या इंक्लूडेड है, डैट्स है, CTEs है, IAS है, लेकिन मेन इनका SCERT की अगर फोकस की बात करेंगे तो ये लीडरशिप पर फोकस करते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के रूप में ये अपनी जब डेफिनेशन बताते हैं तो अपनी डेफिनेशन जो है NCERT के परिप्रेक्ष्य में लेकर बताते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार NCERT नेशनल लेवल पर काम करती है, उसी प्रकार SCERT स्टेट लेवल पर काम करती है, ठीक है। तो इसकी ये लाइन याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिस प्रकार NCERT जो है किस पर काम करती है, नेशनल लेवल पर काम करती है, उसी प्रकार स्टेट लेवल पर कौन सी काम करती है। आपके सामने रमसा दे दिया जाए, SSA दिया जाए, NCTE दिया जाए, ठीक है, और SCERT दिया जाए, तो याद रखेंगे नेशनल लेवल पे जैसे NCERT काम करता है, वैसे ही स्टेट लेवल पे SCERT काम करता है। तो इस लाइन को यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, लिख लीजिए, लिखेंगे जैसे NCERT नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर है, उसी प्रकार, उसी प्रकार पता नहीं कहीं नेट इससे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ये फिर छोड़ दिए इसमें, डेटा भी अपना ऑन रखो ना ताकि ना छूटे। मोबाइल में है नहीं ना, इस वाले मोबाइल में वाईफाई, अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करो, नहीं करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर उससे वो नहीं चल पाएगा, रहने दो। क्या नहीं चल पाएगा, वाईफाई तो कनेक्ट है ना उससे, नहीं वाईफाई चलेगा, ध्यान दो, एक से एक ही में चल पाएगा। हाँ जान, मोबाइल कनेक्ट करोगे तो वो नहीं कनेक्ट होगा। पता नहीं कहाँ छूटा जा रहा है बार बार।
ठीक है। टीचर हैंडबुक्स के बारे में इन्होंने बात करी है। जो एनसीईआरटी की बात करेंगे तो एनसीईआरटी ने मुख्य रूप से जो करिकुलम बनाते हैं वो सब एनसीईआरटी का जो है पूरे भारत में इसके सिलेबस को लेकर चलता है। ये क्लास 5th से लेकर क्लास 12 तक के पूरे करिकुलम को बनाता है। इनकी ही किताबें ही हर जगह चलती हैं, ठीक है। अब हो सकता है आने वाले समय में स्टेट गवर्नमेंट को सबको हटाकर केवल एनसीईआरटी के द्वारा जो भी चीजें बनेंगी उसी को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। ऐसे इनकी रणनीतियों के बारे में जानने में हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो इनकी इंपॉर्टेंट चीजें थी, टीचर हैंडबुक्स के बारे में उन्होंने बताया। क्या बताया? टीचर्स हैंडबुक्स के बारे में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट वे में बताया है हम लोगों को, ठीक है। इसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग को देखने को पढ़ने को मिलती है। क्लियर यहाँ पर इतने पॉइंट किसके? हाँ बोलिए सर ये टीचर्स हैंडबुक क्या होता है? टीचर्स हैंडबुक की टीचर्स के लिए इन्होंने एक अलग तरीके से बताया है ना, कि टीचर हैंडबुक का मतलब होता है कि टीचर के पास एक ऐसी हैंडबुक का मतलब जो हाथ में इसका अगर सही तरीके से वर्ड अगर निकालेंगे। अरे सर वो मतलब बुक पब्लिश करते हैं जो नहीं होता। बताते हैं इस टीचर हैंडबुक का क्या मतलब है। जैसे कोई भी पब्लिकेशन आपने देखा होगा, बुक्स उनकी बनती है तो सबसे पहले ट्रायल के रूप में टीचर्स को वो देते हैं ताकि वो टीचर्स देखे कि वो किताबें कैसी हैं, क्या चलने लायक है कि नहीं चलने, उनको डेमो के रूप में वहां पर दिया जाता है। बाकी और आप लोग बताओ टीचर हैंडबुक के बारे में। टीचर हैंडबुक का मतलब जस्ट वेट, रुकिएगा, हम उसको ऑन करें तब बताइए। हाँ हाँ बोलिए, क्या होता है? हाँ हाँ प्रिया दी, अब बोलिए। प्रिया दी एक बार फिर से बता दे। हाँ फिर से बोलो आप। टीचर हैंडबुक मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हिंदी का कोई टीचर है, अब उस हिंदी के टीचर को जितना मान लीजिए 6, 7, 8 का टीचर है, उसे 6, 7, 8 के सिलेबस को पढ़ाना है। अब क्या है कि कुछ बुक्स उसके लिए रेफरेंस में आ जाएंगे। जैसे आप हम लोग एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो हम रेफरेंस के लिए वो बुक ले लेते हैं। ऐसी बुक मतलब कि हाँ उससे रिलेट करते हुए इंफॉर्मेशन हमें मिल सके। तो कुछ बुक्स ऐसे होती हैं जो ये संस्थाएं टीचर्स के लिए बनाती हैं। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की सुविधा नहीं थी क्योंकि इंटरनेट इतना नहीं था। उस टाइम उसने टीचर हैंडबुक की बात कही थी कि मतलब जो टीचर वो हमेशा अपडेट होता रहे, कुछ ऐसी बुक्स उनके लिए बनाए जाए। मेरी आवाज गई? हेलो। हाँ। लेकिन ये अगर आप बात करोगे कि 1961 में ये बातें करी थी तो 1961 में बना जरूर था, लेकिन इसमें दिन ब दिन परिवर्तन होते गए, बढ़ते तब जाके ये न्यू जनरेशन के लिए इन्होंने बताया है कि न्यू जनरेशन ये इम्पोर्टेंट बहुत है आपका टीचर्स हैंडबुक के लिए। सर एनसीईआरटी में टीचर्स हैंडबुक अभी भी है। हाँ अब अभी भी है, इसको जोड़ रखा है इन्होंने इसको, ठीक। और एनसीईआरटी के बारे में अगर और हम पढ़ेंगे तो स्कूल एजुकेशन के बारे में ये बात करते हैं, स्कूल बुक्स के बारे में बात करते हैं। एनसीएफ जो आपका एनसीएफ बनता है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, तो एनसीईआरटी के द्वारा ही बना था। प्रोजेक्ट्स वर्क इसमें बनाए जाते हैं। तो अनेक तमाम तरीके की जो आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भी कंडीशंस है ये पूरा का पूरा यही करती है आपकी, ठीक है। इसी के थ्रू पूरा का पूरा काम होता है। जैसे ये सिलेबस बनाने का काम करती
होने वाले हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, उन सब चीजों के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके थे। एजेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, एजेंसीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले एजेंसीज में हम लोगों ने क्या देखा था, जो आपका SSA है, SSA के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। फिर किसके बारे में देखा था, SSA के बारे में हम लोग पढ़ा था, जिसका सर्व शिक्षा अभियान 2002 में आया था, 2001-2 में आया था। इसमें सेंटर और स्टेट के बीच जो गैप होता है, उसके गैप को भरने का ये काम करते हैं, ठीक है, उसके गैप को भरने का ये काम करते हैं यहाँ पर। फिर इसमें क्या होता है, इनका मिशन क्या होता है, मिशन मोड क्या होता है, तो क्वालिटी एजुकेशन, मतलब गुणात्मक शिक्षा को देने का ये प्रयास करते हैं। फिर गुणात्मक शिक्षा देते तो है कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात भी करी। तो हम लोगों ने यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कही ना, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की बात जो है करी गई है यहाँ पर। क्लियर है इतनी चीज से। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था, नेक्स्ट वाला हम लोगों ने बात किया था रमसा। रमसा में क्या क्या चीजें थी हम लोगों की, रमसा में अगर हम बात करेंगे तो रमसा में बात करी थी, जिसको जितनी आवश्यकता हो उसको उतना पढ़ाया जाए, यह था। फिर रमसा में सेकेंडरी एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं। रमसा में क्या बात करते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिसमें इसमें बच्चों की उम्र कितनी होनी चाहिए, चिल्ड्रन की, तो इन्होंने बोला है कि 15-16 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे उनको यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन में लिया जाएगा रमसा के अंदर। रमसा में और क्या इंपॉर्टेंट चीज बताई गई थी हम लोगों को, ठीक है, और लोग जुड़ गए, बताओ और लोग जुड़ गए हैं? जी सर। ठीक है, चलो रमसा तक हम लोगों ने बात कर लिया था। रमसा की बात, रमसा में और क्या क्या चीजें थी, तो रमसा में हम लोगों ने एक्शन प्लान के बारे में पढ़ा था, फिर और कास्केड मॉडल पढ़ा था। कास्केड मॉडल के साथ साथ और कौन सा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा था, PLM पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते प्रोग्राम लॉजिक मॉडल पढ़ते हम लोग, इसको बताया था यहाँ पर। फिर इसके बाद हम लोगों ने HCERT थी, तो HCERT ने अपने आप को बताने के लिए कहा कि जैसे NCERT काम करता है वैसे ही SCERT काम करता है। NCERT नेशनल लेवल पे काम करता है और SCERT जो है स्टेट लेवल पर काम करता है यहाँ पर। ये जो है इसके अंदर आपके डाइट CTE आता है, द कॉलेजेस टीचर स्टाफ होता है ना, क्या होता है, द कॉलेजेस टीचर एजुकेशन, द कॉलेजेस टीचर एजुकेशन होता है यहाँ पर। फिर IAS होता है, इसमें SCERT मेन फोकस किस पर करता है, तो लीडरशिप पर ये करता है, मेन फोकस इसका लीडरशिप पर रहता है। तो यहाँ पर इतनी बात करी। फिर इसमें SCERT जो है पायलट प्रोजेक्ट की बात करता है, कि पायलट प्रोजेक्ट की इसमें बताता है कि पायलट प्रोजेक्ट का हम इसमें प्रयोग करते हैं हम लोग। क्लियर है इतने पॉइंट। फिर इसके बाद NCERT की बात हम लोग कर रहे थे, तो NCERT में सबसे पहले NCERT क्या था कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के पूरे करिकुलम को ये बनाता है। इसको NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें आपके स्कूल्स के बुक्स होते हैं और भी चीजें होती है। इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि NCERT ने टीचर्स हैंडबुक की बात करी है, उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, उसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्या बात करते थे, टीचर्स हैंड बुक। इसमें क्या था कि टीचर अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ अलग से बुक्स को पढ़े, बुक्स के बारे में जाने समझे, जिसमें जो है जब आप बुक देखोगे NCERT की बुक आप देखेंगे तो टीचरों के लिए भी थोड़ा बहुत उसमें वर्क दिया रहता है ना, इसमें दिया, तो ये होता है इस पे। तो कुल मिला के ये स्कूल एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है आपका, किसके, स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन ये क्लास 6 से क्लास 12 तक की बात ही करते हैं।
इसमें इन्होंने पूरा बताया, इन्होंने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में यहाँ पर बताते हैं, तो पूरी की पूरी यहाँ पर हम लोगों ने बात करी। फिर इसके बाद एनसीटीई की बात करते हैं। अगर सभी की स्थापनाओं की बात करते हैं तो एसएसए 2001-2 में बना, रामसर 2009 में बना है, एचसीईआरटी 1988 में बना आपका, और एनसीईआरटी 1 सितंबर 1961 में बना। वहीं आपका एनसीटीई जो है 1993 बना है, 1993 में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एनसीएफ की बात करता है, ये एनसीएफ टीई की बात करता है। कुल मिला के टीचर एजुकेशन के बेस पे बात करता है, ये स्कूल के स्तर पर सिलेबस को बनाता है, ये शिक्षा टीचर के लेवल पर सिलेबस बनाता है। जैसे बीएड है, एमएड है, और भी जितने टीचर प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी कोर्सेज होते हैं उनके लिए सिलेबस का स्ट्रक्चर बनाने का काम एनसीटीई करता है। इसकी स्थापना 1993 में होती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है? एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम करता है। ये एडवाइजरी बॉडी के रूप में काम कर रहा है। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या करता है, ये जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड करता है। क्या करता है, क्या रिकमेंड करता है, लिखेंगे पहले रिकमेंड। ठीक है, अब इसकी बात करें ना एनसीटीई की, एनसीटीई की जब बात करते हैं इसमें रिकमेंड करता है। क्या रिकमेंड करता है बताओ? रिकमेंड क्या करता है, रिकमेंड करता है ये प्लान आगे का कैसे भविष्य में प्लान बनना चाहिए और प्रोग्राम्स के बारे में। तो कुल मिला के प्लान एंड प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक, प्रोग्राम्स के बारे में ये बताता है यहाँ पर। ठीक है, अब ये एडवाइस, जब हमने बताया कि एडवाइजरी बॉडी है तो ये एडवाइस किसको करेगा, तो गवर्नमेंट को ये एडवाइस करता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है यहाँ पर। बताओ एनसीटीई के बारे में, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है, आपसे ये पूछा जाएगा एनसीएफ जो है किसके माध्यम से बनता है, तो एनसीईआरटी के, जबकि एनसीएफ टीई जब बनेगा तो एनसीटीई का नाम आएगा। क्वेश्चन जो आएगा ऐसे ही पूछा जाता है इसमें। क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ सबको। जी सर। हाँ हाँ पूछिए, और कुछ पूछना है पूछो। अब इसके बाद आपका यूजीसी बचता है, तो यूजीसी में क्या है देखो, यूजीसी में क्या है, यूजीसी की स्थापना 1956 ईस्वी में होती है। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक, ये आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है, जो हायर लेवल की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, टीचर जो होते हैं पढ़ाई करते हैं, तो उनको ये क्या देता है, ग्रांट देता है। ग्रांट का मतलब जो आपकी फेलोशिप होती है, ये फेलोशिप देता है। ठीक है, ग्रांट्स एंड फेलोशिप देता है। इतनी चीजें यहाँ पर करता है इसमें। इसके अंतर्गत क्या होता है कि यूजीसी के देखते कि यूजीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि यूजीसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेमिनार्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंस कराते हैं। ठीक है, और क्या कराते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार किसके अंतर्गत कराएंगे, इसके अंतर्गत आपका आता है यूजीसी के अंतर्गत। इसके आपके रिफ्रेशर कोर्सेज इसमें कराए जाते हैं आपके। तो कुल मिला के जितने भी आपको वर्क किए जाते हैं, तो ये वर्क यहाँ पर ये कराते हैं। यहाँ पे क्या क्या कराएंगे, कॉन्फ्रेंस कराएंगे, सेमिनार कराएंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज होता है आपका, और कैरियर एडवांसमेंट पर्पस के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा वर्क करते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी जितनी भी चीजें थी सबको हम लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ने का प्रयास किया है। तो बताओ सबको क्लियर है यहाँ पर? ये जो एनसीएफ और एनसीएफटी, ये दोनों क्या लिखा है, समझ में नहीं आया। क्या चीज नहीं समझ में आया? ये जो एनसीईआरटी के नीचे एनसीएफ लिखा है, नेशनल करिकुलम
फ्रेमवर्क, हाँ, तो एनसीएफ मतलब ये जो है तुमने बनाया? क्लास 6 से 12 के लिए ये पूरा का पूरा एनसीएफ बनाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो निर्माण करते हैं वो क्लास 6 से 12 तक का होता है, जबकि एनसीटी में एनसीएफटी जो होता है ये टीचर एजुकेशन के लिए ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस बनाता है यहाँ पर। क्लियर? जी सर, हाँ सर, क्लियर। बताओ क्लियर है वो सबको? हेलो, सभी को क्लियर है यहाँ पर? आगे बढ़ा जाए, बताइए। सर क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए करता है ना एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। दीपाली जी हैं? जी सर। बड़े लंबे समय बाद आए आप, कहाँ थे भाई? क्या बताया सर, यूनिवर्सिटी में 6 बज जाते हैं सर, सोचते हैं जल्दी से पहुंच के क्लास कर लें सर, पहुंचते पहुंचते ही टाइम हो जाता है, तब तक यहाँ बहुत क्लास लेट शुरू कर रहती है, जब देते तक हैं आप आओ तो। चाय वाय लेने सर बड़ी समस्या हो जाती है। बड़ी अभी समस्या सर हो भाग जाती के है, खाना लेकिन कैसे खाते करेंगे हैंडल इसको? आपको करना पड़ेगा सर ना कर ले हैंडल, जब करेंगे। तक। जी सर हाँ हाँ, करेंगे थोड़ा सर। टाइम निकालिए क्यों, या फिर आपने वीडियो रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड करके डालते हैं उसको आपने कवर किया, उससे आपने अपना पूरा का पूरा? हाँ सर, उसमें से सर देख लेते हैं, सुन लेते, नोट भी कर रहे हैं सर। लेकिन अच्छा। सर लाइव देखते हैं ना तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो सर उसमें थोड़ा सा सही ज्यादा रहता है। हाँ, ये तो रहता है कि क्वेश्चन जब तो क्वेरी थोड़ा करते हैं तो क्वेश्चनिंग क्वेरी करते हैं करने और से हमें कुछ नहीं। काफी चीजें डाउट्स क्लियर जी हो सर। जाते हैं हम लोग के ना। जी सर। खाली कोर्स वर्क चल रहा है आपका? है? नहीं, कोर्स वर्क तो हो गया, उसका एग्जाम भी हो गया, एक्चुअली प्रोजेक्ट था तो उसमें नाम आ अच्छा। गया था, तो वो प्रोजेक्ट की 3 चैप्टर की रिपोर्ट सबमिट करनी थी। तो रिपोर्ट तो कर दे, अभी 3 चैप्टर पूरे नहीं है, उसकी जो खसड़ खसड़ अलग रहती, मतलब इतना ज्यादा काम वर्कलोड हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, परेशान हो गए। चलो कोई नहीं, अब तो तो फिर अब जल्दी से अभी सब का हो काम है कि जाएगा। अभी और काम है आपको? जी सर। अभी और काम है कि अभी आप फुर्सत हो गए अभी आप? कहाँ सर हुआ है सर, वो जो प्रोजेक्ट हुआ था ना सर को मिला था, उस प्रोजेक्ट में हम भी थे। अब उस प्रोजेक्ट को पूरा करना है सर, फर्स्ट चैप्टर तो अभी थोड़ा सा बाकी है, बाकी अभी 5 चैप्टर है, तो 3 तक सबमिट करना है चैप्टर, ये 30 अप्रैल तक, फिर सर 2 चैप्टर बाद में करना है, मतलब जून तक ठीक, पूरा कर देना है, पूरा चलिए सबमिट कोई करना नहीं, है। हो जाएगा सब पूरा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना है कि ये फर्स्ट पेपर में यूजीसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके कार्य के बारे में हम लोगों को जान लेना भी बहुत जरूरी है कि ये क्या करते हैं। ये कहते हैं कि टू प्रोवाइड द ग्रांट फॉर 5 ईयर टू इस्टेब्लिश एज अ न्यू यूनिवर्सिटी इन द स्टेट, मतलब प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों के रूप में स्थापित करने वाले जितने भी विद्यालय होंगे उनमें 5 वर्षों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। पहला पॉइंट है ये आपका। यूजीसी की बात करें, फिर कहता है कि टू प्रोवाइड द फेलोशिप फॉर टीचर्स एंड प्रोजेक्ट वर्क फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स। आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट वर्क भी निकलते हैं, 1 ईयर का प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसमें सैलरी आपको अच्छी मिलती है। जो स्कॉलर्स होते हैं, जो एमएड किए होते हैं, जो उसके लिए एलिजिबल होते हैं, तो कहते हैं कि शिक्षकों के लिए फेलोशिप और विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों के लिए भी परियोजना, जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है उसको बोलते हैं परियोजना कार्यक्रम प्रदान करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? शिक्षकों के लिए होता है जिसमें जो विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हो या उनसे संबंधित जो कॉलेजेस होते हैं उसमें पढ़ा रहे हो, तो उनके लिए यहाँ पर भी ये क्या देती, ग्रांट देती है यहाँ पर। ठीक है, फिर और क्या कहते हैं वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च स्तरीय शोध कार्य एवं शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का काम कौन करती है? यूजीसी कहती है टू इनकरेज हायर लेवल रिसर्च वर्क एंड टीचिंग एक्टिविटीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एसेंशियल की बारे में कहते हैं, असिस्टेंस के बारे में कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस के में कि मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करके उच्च स्तरीय शोधों को, शिक्षण गतिविधियों को ये प्रोत्साहन प्रदान करती है। और क्या करती है, अब इसमें कहता है कि टू प्रोवाइड द ग्रांट टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फॉर हायर एजुकेशन एंड न्यू प्रोग्राम्स।
क्या कहती है? कहती कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को उच्च शिक्षा और नवीन ज्ञान के लिए अनुदान प्रदान करती, ग्रांट्स प्रदान करती है यहाँ पर। तो इतने ये इसके पॉइंट्स थे यहाँ पर। फिर यूजीसी के बहुत से ढेर सारे काम है इनके, मतलब यूजीसी बहुत बड़ा काम होता है इसमें कहते हैं कि पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षकों के लिए कोई भी करिकुलम होता है, कहते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द टीचर टू अटेंड द कोर्स आर convert for the in service teacher who are eligible as per UGC rules and regulations। मतलब किसी भी अध्यापक को अगर किसी भी संस्था में पढ़ाना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है, तो यूजीसी के जो नॉर्म्स होंगे उनके नॉर्म्स को कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकता है। ठीक, तो जितने भी नियम कायदे कानून यूजीसी के ही मानने पड़ेंगे हम लोगों को। ठीक, तो ये सब काम जो है कौन करता है? यही इसके ही अंतर्गत आता है आपका। क्लियर है? बताओ, इतने पॉइंट्स क्लियर है सबको? जी सर। बोलिए। हेलो, जी सर। वॉइस आ रही मेरी? हाँ सर, हाँ सर आ रही है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर इतनी हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पर इतनी चीजों के बारे में। अब और क्या बचता है आपका? एनसीटी सबके बारे में हम लोगों ने बात करी ना। अगर वन बाय वन हम लोग बात करें तो काफी चीजें हम लोगों को मिल जाएंगी। ये बच्चा है ना इंटरनेशनल लेवल पे यूनेस्को वाला, इसी के साथ कर लेते, बाजू में हो जाएगा अच्छी। हाँ, ये जो अब ये इंटरनेशनल लेवल पे जो लिखा है यूनेस्को वाला, अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ किसके बारे में फिर से बताइए। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने पिछली क्लास में बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे ये आएगा यूनेस्को का, इसके बारे समझ में में नहीं कुछ आया, बता देते फिर से रिपीट करें आप, फिर से रिपीट करें। सर वो बोल रही है यूनेस्को के बारे में, जो इंटरनेशनल लेवल में आप यूनेस्को लिखवाए के थे ना सर, बारे में, यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को दरअसल आपके सिलेबस में है नहीं, कंप्लीट हो जाएगा ना सर। लेकिन वो यूनेस्को आप में है, लेकिन बता दें यूनेस्को क्या होता है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एजुकेशन चलेगी वो यूनेस्को के द्वारा ही पूरी की पूरी चीजें देखेंगी। अब बात आती है कि भारत की एजुकेशन को पहुंचाएगा कौन उनके पास, तो यूजीसी का ये काम है, यूजीसी वहां पहुंचा देगी आपकी। ठीक है, यूजीसी वहां पर आपके वर्क को वहां पर प्रेजेंट कर देगी। ठीक, तो ये पूरी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया, समझा पूरी की पूरी बातों को। क्लियर है? बताओ आगे चले, इसको साफ कर दे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सेवाकालीन जो शिक्षा मतलब टीचर होते हैं, ठीक है, टीचर एजुकेटर जो होते हैं, उनके कार्यक्रमों की योजना बनाने के जो प्रारंभिक विचार होते हैं कि उनके उद्देश्य, उनकी अवधि, उनके संसाधन और उनके बजट, मतलब पर्पस, ड्यूरेशन, रिसोर्स एंड बजट के बारे में जानेंगे हम लोग। दरअसल उस समय क्या हो गया था, उस समय मोबाइल बहुत हीट कर रहा था, रूम भी बहुत ज्यादा गर्म था और गर्म होने के साथ साथ मोबाइल भी बहुत ज्यादा हीट कर रहा था, इसलिए जो है बार बार क्लास स्टक हो जा रही थी, बंद हो जा रही थी आपकी। तो सर गर्मी भी तो देखिए बहुत, हाँ, गर्मी बहुत ज्यादा थी और ये स्टक इसीलिए हो रहा क्योंकि मोबाइल बहुत ज्यादा हीट हो गया था। बहुत ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्म हो रही, गर्म की वजह से सिर दर्द होने लगा है। और सर इसी गर्मी में मुझे गांव जाना है। किसको जाना है? वही यूपी, गांव जाना पड़ेगा सर, टिकट निकाल दिए हैं। खतरनाक है तो। यूपी जाना है, वो भी एकदम कभी गए नहीं है। सन 70 में यूपी बलिया जाना है, बलिया यूपी में तो हम सन भी 70 का रहते गए हैं सर। आ जाइए, हम लोगों के पास में है। सन 70 का गए हैं, भूल जाएंगे रास्ता। हाँ चलो आप देखेंगे इधर भी घूम जाइए। टीचर एजुकेशन प्लान, ये देखेंगे हम लोग क्या इन सर्विस, देखेंगे क्या इन, ठीक है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम।
प्रोग्राम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। प्रोग्राम देखेंगे तो इसमें प्रोग्राम में क्या देखना है, सबसे पहले सपोर्ट एंड स्टार्टअप देखेंगे हम लोग इसमें सबसे पहले, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले इसके 4 डिवाइडेशन होंगे। 4 डिवाइडेशन में सबसे पहले सपोर्ट एंड स्टार्टअप के बारे में हम बात करेंगे। ये होगा सपोर्ट, लिखते जाइएगा साथ में ना, सपोर्ट एंड स्टार्टअप, स्टार्ट अप आएगा आपका सबसे पहले पॉइंट पे। फिर दूसरे पॉइंट पे क्या आपका आएगा, दूसरे पॉइंट पे आपकी आएगी प्लानिंग, क्या आएगी, प्लानिंग, प्लानिंग आएगी। तीसरे पॉइंट पे आपकी क्या आएगी, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन आएगा आपका, ठीक है। फिर चौथे पॉइंट पे क्या आएगा आपका, चौथे पॉइंट पे फॉलो अप आएगा आपका, फॉलो अप आएगा। अगर इसको हिंदी में बात करेंगे तो समर्थन और स्टार्टअप का शुरुआत करने वाली बात होगी, ठीक है। सपोर्ट एंड स्टार्टअप मतलब समर्थन और शुरुआत की बात करेंगे। प्लानिंग में योजना होती है, आपको पता है। इम्प्लीमेंटेशन में होता है कार्यान्वयन, कार्यान्वयन योजना होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, समर्थन और समर्थन और शुरुआत, शुरुआत समर्थन और शुरुआत होता है। फॉलो अप का क्या होता है, अनुवर्ती होता है आपका, ठीक, अनुवर्ती होता है। तो ये 4 यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि प्लानिंग के कुछ स्टेप्स होंगे। उन स्टेप्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 1 by 1 कि सबसे पहले इनके स्टेप्स क्या होंगे, उनके स्टेप्स को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 1 by 1 डिस्कस कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें हम लोग की है। सबसे पहले सपोर्ट एंड स्टार्टअप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सपोर्ट एंड स्टार्टअप के बारे में तो क्या होता है, इसमें कहता है कि द एक्टिविटीज इन दिस फेज इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग हाँ सेंटरिंग एंड सपोर्ट फ्रॉम इन्वॉल्व अथॉरिटीज designation and coordinator assembling planning terms and meeting to discuss and proceed with startup activities। मतलब कि इस चरण में कहता है कि इस चरण की गतिविधि में जो शामिल होते हैं वो कुछ बड़े अधिकारी होते हैं, शामिल अधिकारियों की स्वीकृति और समर्थन प्राप्त करना शामिल होता है। कि सपोर्ट एंड स्टार्टअप कि भाई समर्थन चाहिए तो बड़े अधिकारी जब हमारे सपोर्ट में आएंगे तभी तो हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें कहता है कि किसी भी अधिकारी की नियुक्ति समन्वयक नहीं होता है, किसी भी कार्य का जो देख रेख करता है उसको समन्वयक बोलते हैं। तो समन्वयक की नियुक्ति करना है, एक टीम को बनाना है, टीम को बनाने के लिए भी हमें योजनाएं बनानी पड़ेंगी। तो इन सब के लिए ये स्टार्टअप की आवश्यकता होती है आपको, ठीक है। स्टार्टअप योजना प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में सबसे पहले इन्होंने स्टेप बताए हैं, ठीक है। प्लानिंग में क्या बताया, स्टेप बताए। तो 4 स्टेप इन्होंने बताए हैं कि सेवाकालीन, याद कीजिए इन सर्विस में बात करेंगे, ये प्लानिंग के ही स्टेप आपको पूछे जाते हैं। तो इसके प्रारंभिक स्टेप क्या है, सबसे पहले पर्पस है, पर्पस है नंबर 1 पर। नंबर 2 पे ड्यूरेशन है आपका, ड्यूरेशन है आपका। नंबर 3 पर आपका रिसोर्स है आपका, रिसोर्सेज है आपका। नंबर 4 रिसोर्सेज है आपका। नंबर 4 पे आपका बजट है आपका, बजट है आपका। तो सबसे पहले पर्पस को हम लोग क्या बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं, ठीक है, उद्देश्य बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका, अवधि है आपकी। तीसरा क्या है, रिसोर्स में क्या होता है, स्रोत या संसाधन।
संसाधन। बजट का आपको जानते हो, बजट को बजट ही बोलेंगे, बजट को बजट ही बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें प्लानिंग करी जाती है कि भाई जो भी स्टार्टअप किए गए, जो भी समर्थन किया गया, उस समर्थन के साथ साथ इसकी प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग में सबसे पहले उसके उद्देश्य को देखेंगे, फिर उसका समय देखेंगे कि उस उद्देश्य को हम कितने समय में कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब ये तीनों बता देंगे तो हम बजट बनाएंगे, भाई खर्च कितना आएगा, सबसे पहले तो ये बताओ कि खर्च कितना आएगा। तो ये आपको बताते हैं यहाँ पर इतनी चीजें। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ सबको क्लियर है यहाँ पर? इतने पॉइंट बताओ सभी लोग। यस सर। ठीक है, बजट तक हो गया हम लोग का। सर ये जो चारों किसके अंदर आएगा, प्लानिंग के अंदर? मैंने बनाया तो है आपको, देखो ये चारों जो इसके अंदर आएंगे, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा आपका, प्लानिंग के सर अंतर्गत। फर्स्ट वाले में बड़े अधिकारियों का समर्थन रहना चाहिए और यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट एंड स्टार्टअप करने के लिए बड़े अधिकारी जो होते हैं, जो बड़े उच्च पद पर होते हैं, उनकी सहमति चाहिए, तभी हम आगे का काम कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया है आपका, ठीक। फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, कार्य योजना। जब भाई आपने बजट बना लिया तो आपको कैसे उसको लागू करना है, ये यहाँ पर आपको बताता है। यहाँ पे फैक्टर्स आपको मिलेंगे, होस्ट ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ पे कारक मिलेंगे, क्या मिलेंगे? फैक्टर्स, ठीक, आपको कारक मिलेंगे, ठीक है। कारक कहते हैं कि मतलब कहते हैं कि preparing for the actual implementation of the planning for in service education involve a host of फैक्टर। मतलब सेवा शिक्षा के लिए योजना के वास्तविक कार्यान्वयन की जो तैयारी होती है, उसमें कई कारक शामिल करे जाते हैं, ठीक है। तो कई कारक जब शामिल करे जाते हैं कार्यान्वयन में या इम्प्लीमेंटेशन में, तब वो इसकी बात करता है। इसमें क्या होता है, फिर इसके बाद लास्ट में आपका था फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? जांच करना या अनुवर्ती। अनुवर्ती को ही हम लोग कहते हैं जांच करना, जांच करना। अब जब इतनी चीजें हम लोग कर देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसके बाद तो इसका फीडबैक भी तो लेगा, फॉलो अप भी तो करेंगे। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि फीडबैक फ्रॉम द इन सर्विस participant and the availability of resources will be instrument for planning follow up। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेवा में प्रतिभागियों से प्रतिक्रिया और संसाधनों की उपलब्धता के लिए उनकी अनुवर्ती योजना बनाने में हम सहायता उनकी लेंगे, ठीक है। अनुवर्ती योजना मतलब जांच कर रहे हैं कि कैसे उसको जांच करेंगे, चेक करेंगे, उसके बारे में ये पूछते हैं हम लोगों से, बताते हैं यहाँ पर। क्लियर है यहाँ पर? सबको जुड़े हैं सब लोग? चलो यहाँ पे क्लियर है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि फॉलो अप एक्टिविटीज सीक्स sustain motivation and follow thought and ensure the smooth transfer and adaptation of new ideas and practice concerning service to young children with special need and their families। ठीक, क्या कहते हैं कि जो फॉलो अप होता है इसमें कुल मिलाकर फीडबैक लेते हैं। क्या लेते हैं? ठीक, फीडबैक लेते हैं। फीडबैक लेने से हमको ये पता चल जाता है कि जो भी हमने स्टार्टअप किया है, क्या वो स्टार्टअप सही है या अथवा नहीं सही है। तो यहाँ पर इसका हमें अनुमान मिल जाता है, पता चल जाता है इतनी चीजों का। क्लियर है पॉइंट? बताओ सर। हाँ, बोले। सर ये प्रोग्राम मतलब जो जॉब में रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, उनके लिए होता है ना? हाँ, जो जॉब में रहते हैं उनके लिए, इसलिए इन सर्विस बोला गया है आपका। क्लियर है? बताओ सर इसका मेन पर्पस मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब
ये किस टाइप का प्रोग्राम होता है, क्या इसमें होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब कब इसका यूज किया जाता है? नहीं, इसमें सबसे पहले होता है कि जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन में जो आता है तो उनको सबसे पहले उनको समर्थन चाहिए, किसका, जो बड़े लोग उनसे सीनियर पर्सन जो होते हैं भाई, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे, उनका समर्थन करेंगे, बेटा ऐसे नहीं, इस काम को इस तरीके से करो तो ज्यादा यूजफुल होगा वहां पर। तो वो शुरुआत करते हैं, शुरुआत है, उनको समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। अब शुरुआत और समर्थन करना है तो उसके लिए इनको प्लान करना पड़ेगा। प्लान करने के लिए वो कहेंगे कि बेटा जाओ, सबसे पहले आप प्लान करो कि आपको करना क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो सबसे पहले पर्पस बनाएगा, फिर कहेगा इस पर्पस को आप कितने समय में कंप्लीट कर सकते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 4 महीने में। तो ड्यूरेशन पूछेंगे, फिर कहेंगे इस ड्यूरेशन में ले तो लिया, अब इसके लिए बताओ क्या क्या चीजें आपको आवश्यकता पड़ेंगी, कितने लोगों की कितने कॉपी, कितने पेन, कितने आपको कंप्यूटर चाहिए, कितने लैपटॉप चाहिए, इन सब चीजों की। तो ये रिसोर्सेज की बात करता है। फिर कहता है कि अब ये बताओ इतना पूरा तुमने बना लिया, कितने बजट में आखिर होगा, कितना पैसा आप खर्च करवाओगे। तो कहता है कि सर हम 50,000 रुपए खर्च करवाएंगे। कहता है ठीक है, 50,000 रुपए आप खर्च करवाओगे। करवाने के बाद उन्होंने कहा कि अब फॉलो, मतलब कि इसका जांच करें कि जो हमने बनाया था पर्पस, क्या वो पर्पस फुल कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो फॉलो अप में आके हम देखते हैं। अब इसके लिए कई प्रकार के फैक्टर्स हम देखेंगे कि कोई इसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, कहीं बार बार मशीन खराब होकर ज्यादा पैसा तो नहीं लग रहा है, उसमें हम लगा ज्यादा रहे और अर्निंग कम हो रही। तो इन सब चीजों को यहाँ पर बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। आपके क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। जी सर। तो सर इसमें क्या वो रिसर्चर आते हैं, जैसे मतलब जब पीएचडी करने जाइए तो क्या वो इन सर्विस में आएंगे? नहीं, वो इन सर्विस में नहीं आते। जो अच्छा रिसर्चर सर। होते हैं वो प्री सर्विस में आएंगे, इन सर्विस में नहीं आएंगे, क्योंकि वो टीचर बनना नहीं है, पेशे में आए नहीं, जो पेशे में आ जाए उनकी हाँ, बात करते हैं लोग। जॉब में लग जाए उसके बाद। जी सर। हाँ, जब जॉब पे अच्छा। लग जाते हैं तब उनको एक टारगेट दिया जाता है ना। जैसे भी प्रिया जी है नहीं, प्रिया जी जब आएंगी तो उनसे पूछेगा बेसिक में पहले क्या होता था कि छोटे बच्चों की छुट्टी होती, टीचर की छुट्टी हो जाती थी। बस की आवाज में सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो गया? तो बस की क्या? आवाज आ रही था। वो थोड़े समय के लिए आया था, अब हो गया शांत। चलो, हाँ, तो हाँ यहाँ सर, पर क्या बता आपको रहे देखेंगे थे? जो बेसिक में टीचर्स होते हैं प्राइमरी में, उनके लिए कहा जाता है कि टीचर जो है गर्मी की छुट्टी अब नहीं करेंगे, बल्कि वो अगले 6 महीने या साल भर किस लेसन प्लान से बनाएंगे, उस लेसन प्लान को वो बनाकर उनको देना होता है 2 से 3 महीने के अंदर। जब वो पूरा पूरा लेसन प्लान बनाएंगे, ये प्रोफेशनल के रूप में अगर, तो वो पर्पस बनाएंगे, ड्यूरेशन बनाएंगे, उनको क्या क्या चीजें चाहिए, कितना बजट खर्च होगा, ये पूरा का पूरा इन सर्विस में बनाकर अब देना पड़ता है कि हम क्या क्या चीजें हमको और चाहिए। तो गवर्नमेंट उसी हिसाब से बिल पास करती है कि भाई इलाहाबाद में इतने बजट की आवश्यकता है, कानपुर में इतने बजट की आवश्यकता है। तो ये सब चीजें वहां पर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर क्लियर, इतने पॉइंट बताओ सबको। जी सर। ठीक, जी तो सर। यहाँ पर आपका सेक्शन सी कंप्लीट होता है। क्या होता है? सेक्शन सी कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन डी की तरफ। किधर चलेंगे? सेक्शन डी की तरफ चलेंगे, जिसमें सेक्शन डी में आपके प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म है आपका। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेक्शन डी की तरफ, हम लोग चलते हैं। ठीक, चलो अब सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिज्म। ठीक है,
ये बोलते हैं व्यावसायिक पेशा और व्यावसायिकता, इसको बोलते हैं व्यावसायिकता। व्यावसायिकता बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेशा। ठीक, ये होता है। अब दोनों में अंतर क्या हो, दोनों में समानताएं क्या होंगी, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ, किसी को पता है प्रोफेशन क्या होगा और ये प्रोफेशनलिज्म क्या होगा? दोनों में डिफरेंस बताओ, मेन डिफरेंस क्या होगा बताओ भाई। प्रोफेशन प्रोफेशन हमारा काम होता है, प्रोफेशनलिज्म होता है किसी काम को हम कितने अच्छे ढंग से करते हैं। निपुणता हाँ, हासिल करें, मतलब मतलब जिसमें दक्षता, निपुणता, कौशल सब कुछ मतलब दक्षता समाहित निपुणता सब चीज हासिल कर लेना। हाँ, इसमें जैसे कहते सर्जरी हैं का डॉक्टर जॉब होता से है, बढ़कर, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। जॉब से बढ़कर जब कोई काम करते हैं, बढ़कर, जैसे अभी हमारा प्रोफेशनलिज्म है, व्यावसायिकता, अभी हम अगर बता दें तो व्यावसायिकता दोनों में अंतर खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये कहता है कि प्रोफेशन कहता है कि जॉब से जो बढ़कर होता है उसको हम लोग प्रोफेशन कहते हैं। इसको शॉर्ट टर्म में अगर समझना हो तो हम कहेंगे CP और D। CPD का मतलब क्या होगा यहाँ पर? CPD का मतलब होगा कॉन्टिन्यूअस कंटिन्यूइंग, प्रोफेशनल हाँ बताओ, डेवलपमेंट। कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूइंग है आपकी, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की बात करता है तो कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है। तो कंटिन्यू आपको करना है किसमें, तो आप बताओ किसमें किसमें ये पूरी की पूरी चीजें अगर आपको करनी है तो किसमें करोगे? टीचर, एज ए टीचर में। तो कहता है कि ए फील्ड स्टडी में, कहता है सबसे पहला ए फील्ड स्टडी में करेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरे पॉइंट में कहता है एक कैरियर में करेंगे, कैरियर कैरियर में भाई लगातार हम जो है अपने प्रोफेशन में क्या करेंगे? विकास करते रहेंगे। दूसरा ये हो गया। फिर तीसरे पॉइंट में क्या कहता है कि जॉब पाथ, कहते हैं जॉब पाथ में करेंगे, जॉब पाथ में करेंगे। फिर इसके बाद क्या कहता है? फिर इसमें फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम ले इन तीनों को अगर हम लेंगे तो यहाँ कोई एग्जांपल एक लोग चाहे प्रोफेशन में हम लोग जल्दी अच्छे समझ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेडिसिन विभाग में अगर हम काम कर रहे हैं तो मेडिसिन विभाग में हमको फील्ड स्टडी के बारे में जानना है कि ए फील्ड ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में जानेंगे। कैरियर उसमें बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, उसमें जॉब पार्ट मतलब जॉब का रास्ता है कि नहीं, आगे बढ़ने का है कि नहीं है। या फिर हम ले सकते हैं आपको लॉज में है कि वकील एडवोकेट है तो एडवोकेट में आपका भविष्य बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें कह सकते हैं कि ए प्रोफेशन इज एन ऑक्यूपेशन और calling requiring advanced training and experience in some specific or specialized body of knowledge which provides service to society in that स्पेशल फील्ड। मतलब कि यह एक ऐसा पेशा या व्यवसाय है जिसके लिए कुछ हम लोग अच्छे प्रकार के प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। इसमें ज्ञान की विशिष्टता या ज्ञान के निकाय के या विशिष्ट निकाय के रूप में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसा CDP के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, CDP है, CPD के बारे में है कंटिन्यूइंग प्रोफेशन डेवलपमेंट, मतलब लगातार अपने पेशे में विकास करते रहे। कह सकते हैं सतत व्यावसायिक विकास। क्या कह सकते हैं? सतत व्यावसायिक विकास। ठीक, सतत व्यावसायिक विकास के बारे में हम लोग इसमें कहते हैं। क्लियर, इतना पॉइंट बताओ सबको।
जी सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। चलो इतनी चीजें हो गई। यहाँ पर और भी चीजें आपकी, और आपको क्या कहता है, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशन आ गया, प्रोफेशनलिज्म के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, प्रोफेशनलिज्म की बात हम कर लेते हैं। अब इसकी बात हो गई पूरी, अब दूसरी इसकी बात करते हैं कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। तो प्रोफेशनलिज्म को हम कह सकते हैं ये प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करता है। ये क्या करता है, प्रोफेशन को आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, आइडेंटिफाई इसको बताता है कि इसका परिचय देता है कि आप क्या हैं, किस लिए करें। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कहता है कि प्रोफेशनलिज्म एज ए कॉलिंग रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड ऑफ एन लॉन्ग एंड इंटेंसिव एकेडमिक प्रिपरेशन। ठीक, कहता है कि व्यावसायिकता एक बहुत अच्छे रूप में, विशिष्ट रूप में ज्ञान की आवश्यकता के रूप में दिखाता है, जो कहता है कि जो लंबे, जो अक्सर हमेशा लंबे होते हैं। कि प्रोफेशनलिज्म की बात अगर हम करेंगे तो ये काफी लंबा चलता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर और एक्सेप्ट बिहेवियर के रूप में देखते हैं। इसमें हम प्रॉपर रूप में, प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर के प्रॉपर वे हो जाएगा ना, प्रॉपर और एक्सेप्टेबल की बात करते हैं। प्रॉपर और एक्सेप्टेबल होता है कि या प्रॉपर रूप में या एक्सेप्टेबल, जो स्वीकार करने वाला हो। एक्सेप्टेबल कौन सा होगा, अब यहाँ पे या तो प्रॉपर वे में हो या एक्सेप्टेबल में हो। अब क्या चीज होगी ये माइंड करना है। तो क्या होगा, बिहेवियर एंड एटीट्यूड। क्या होगा, बिहेवियर एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड। ठीक है, बिहेवियर और एटीट्यूड में हमेशा क्या होगा, एक्सेप्टेबल हो, जो स्वीकार करने योग्य हो। यहाँ पर जैसे इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे किसी को रिस्पेक्ट देना है क्लास, जैसे आप किसी प्रोफेशन में हो, कोई आपका प्रिंसिपल हो या आपके सीनियर टीचर हो, तो उनको किस तरीके से आप हैंडल करोगे, टैकल करोगे, उसके बारे में ये बताता है इसमें आपका। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, बताओ एक तरीके से एग्जाम्पल अगर दोनों में लिखना चाहते हो तो एग्जाम्पल लिख लो। जैसे लिखा है आपने, ए फील्ड स्टडी, ठीक है, मतलब अध्ययन का क्षेत्र होता है। दूसरा एक कैरियर, जो आपका करियर होता है। फिर जॉब पाथ, नौकरी का जो रास्ता होता है। उसी प्रकार इसमें भी कुछ चीजें आएंगी। शोइंग रिस्पेक्ट आएगा आपका, क्या आएगा, शोइंग रिस्पेक्ट आएगा आपका, रिस्पेक्ट आएगा पहला। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, शोइंग रिस्पेक्ट के बाद, शोइंग रिस्पेक्ट को वो कहते हैं सम्मान दिखाना, सम्मान दिखाना होगा। ठीक है, पहला। फिर दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, दूसरे पॉइंट में आपका कहता है कि शोइंग अप फॉर वर्क ऑन टाइम। वर्क ऑन टाइम का मतलब समय पर काम के लिए दिखाना, कि समय पर काम हो रहा है कि नहीं। तो क्या करें, शोइंग। ये प्रोफेशनलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है ना। हाँ, इसके एग्जांपल्स बताए कि आप कैसे इसको बता सकते हो कि ये प्रोफेशनलिज्म जो होता है ये प्रोफेशन को शो करता है। कैसे दिखाता है कि आप अगर टीचर तो आप बहुत अच्छा बिहेव करेंगे और बहुत अच्छा आपका एटीट्यूड होगा। आप क्या करेंगे, रिस्पेक्ट दिखाएंगे सबसे पहले। फिर वर्क ऑन टाइम दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, शोइंग वर्क ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम दिखाएंगे कि समय पर कोई काम होगा। फिर डूइंग गुड वर्क, अच्छे काम को आप दिखाएंगे। फिर एड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, तो अच्छा आपका पर ड्रेसिंग सेंस आपके पास अच्छा होगा, पहनने उठने बैठने बोलने हर चीज का। तो ये प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत आता है आपका।
क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ, क्लियर है पॉइंट सबको? बताइए। हेलो। जी सर। हाँ, फिर जी इसमें सर। एथिक्स आते हैं। तो एथिक्स में क्या होता है कि कलेक्टिव एथिक्स में अगर हम बात करेंगे तो एथिक्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें कहता है कि ज्यादा मिलावट ना हो एथिक्स में, बस और कुछ नहीं। इसमें कि एथिक्स के बारे में जो ये बात करते हैं एथिक्स में पूरी लेकर आते हैं। इसमें इथिकल पॉइंट्स में अगर देखते हैं तो इसमें एथिक्स नैतिकता जोड़ते हैं, मोरल्स जोड़ते हैं, ठीक, एथिक्स है, मोरल्स है, इन सब चीजों को जोड़ते हैं कि टीचर को कैसा होना चाहिए। तो इसमें पिता और पुत्र के समान जैसे संबंधों को जो बताता है, मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। अगर आप इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे तो बहुत से ऐसे महान हमारे भारत में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को पढ़ाकर आगे बढ़ाया है। तो ये पुरानी मानसिकताएं हैं कि पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्री का संबंध, तो ये सब पुरानी अवधारणाएं हैं, उनको हमें नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है? क्योंकि इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो कोई भी ऋषि जो अपनी वाइफ को अगर पढ़ा दिया तो उनमें पिता और पुत्री का संबंध हो जाएगा, तो वहां से तो ये चीज गलत हो जाएगी। इसलिए इस सेंटेंस को हटा देना ही ज्यादा उचित है। ठीक, अपने फ्रेंड्स के रूप में लो उनको, अपने फैमिलियर्स के रूप में लो उनको, ठीक, तो वो चीजें आपको बेटर होगी। इसका एग्जांपल अगर हम देंगे तो जो हमारे भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उनको पढ़ाया किसने था? तो उनके पति ने ही, ज्योतिबा राव फुले ने पढ़ाया था। तो क्या उन दोनों में पिता और पुत्री का संबंध हो जाएगा क्या? तो ये तो नहीं होगा ना। तो अब बताओ, ऐसी बातें हैं तो ये रूढ़िगत बातें जो चली आ रही उनको हटाना है, उनको खत्म करना है। जो इसमें हम लोग बहुत सी जगह देखते हैं, बहुत से राइटर्स लिखते हैं, तो हम लोग नई पीढ़ी में नई चीजों को लेकर आएंगे जो कि गलत अवधारणाओं को खत्म करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें जैसे हम लोग पढ़े, बहुत सी किताबें आप भी पढ़ोगे मोरल्स में कि टीचर और स्टूडेंट के क्या रिलेशन होने चाहिए, तो ये लाइन आपकी गलत है। हाँ, देवतुल्य रूप में मानो आप, वो बेटर है आपका। एज ए फ्रेंड मानो आपको, वो बेटर है। लेकिन पिता पुत्री का जो संबंध है ये मेरे नजरिए से गलत है। मेरे क्या, आप अगर पुराना इतिहास उठाकर देखोगे तो वहां पर भी आपको गलत हो जाएगा। फिर वहां पर अगर आप तर्क कुतर्क करोगे ना तो आपको अज्ञानी बताना शुरू कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पर ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं कर सकते ना उन लोगों से। ठीक, तो यहाँ पे प्रोफेशंस के रूप में जोड़ा। फिर इसमें कहते हैं कि हम इसको आईसीटी के रूप में कैसे जोड़कर लाएं, कि वर्तमान समय में जितने भी टीचर्स हैं उनको आईसीटी से कैसे जोड़ा जाए। आईसीटी का मतलब समझते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कि नई तकनीकों से उनको हम कैसे जोड़कर उनको नई शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, नए चीजों को लाकर करें। तो उसमें कहता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, प्रभावी संचार कौशल होना चाहिए, लर्निंग इनोवेशन स्किल बोला इन्होंने कि नवाचार को सीखने की जो जानकारियां हैं, जो रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, इन सबको जब हम करते हैं तो वहां पे टेक्नोलॉजी के बारे में हमको भरपूर जानकारियां मिलती है। वर्कशॉप आप करो, वर्कशॉप में जरूर आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चाहे आप इन सर्विस में हो चाहे फ्री सर्विस में हो, दोनों में ही आपको सीखने को मिलेगी। वर्कशॉप सभी लोग कर सकते हैं। ठीक है सर। हाँ बोले। सर ये आईसीटी टॉपिक मतलब किस में आएगा, अलग से रहेगा या नहीं, इसमें एक लाइन जोड़ दी है ना आपके सिलेबस में। सिलेबस उठाकर जब आप देखोगे तो सिलेबस में दिया गया है, कह रहा है कि इसमें कह रहा है आईसीटी इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन कह रहा है, आईसीटी इंटीग्रेशन क्वालिटी इनहेंसमेंट ऑफ फॉर प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन। कि मतलब कह रहा है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं, टीचर एजुकेशन है, इसमें हम तकनीकी को और कैसे जोड़े, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे जोड़े।
ठीक है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को कैसे यूज करेगा टीचर, उसके बारे में ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो नए नवाचार चीजें आती हैं उनको हम लोग कैसे सीख सकते हैं। तो इसमें बताएंगे कि इसमें जैसे मल्टीमीडिया है, पीसी है, लैपटॉप है, नोटबुक है, डीवीडी है, सीडी है, डिजिटल वीडियो है, इन सबको चलाने का जो तरीका है ये आईसीटी के माध्यम से ही अध्यापकों को होना चाहिए। पुराने समय चले गए, लगे। अब आज के समय में क्या है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर किसी को जॉब दे रहा है तो सबसे पहले उसका डेमो कराएंगे। डेमो कैसे कराएंगे? आईसी उनको पीपीटी बनवाएंगे, पीपीटी पर कहेंगे पढ़ा कर दिखाओ। अब भाई जिसको इसका नॉलेज नहीं होगा वो कंप्लीट टीचर होगा ही नहीं। तो कंप्लीट टीचर बनने के लिए आईसीटी के जो टूल्स होते हैं उनकी जानकारी होना जरूरी। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एक्सेल है, इन सब चीजें, ब्राउजर है, तो इन सब चीजों की जानकारी होना अब वर्तमान समय बहुत जरूरी कर दिया है इन्होंने। क्लियर है? तो यही इसमें जोड़ा है, इसमें कि इसकी नीड क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब चीजें जोड़ने की बात यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर ठीक कि यहाँ पर अगर इसको हम करेंगे तो हमारे पेपर वर्क जो है काफी कम हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि आपने कॉपी में लिख के पूरी ऐसी गड्डी बना ली, लेकिन आईसीटी का उपयोग करके आप उसके एक छोटी सी फाइल बना दोगे, उसमें पूरा का पूरा आपका उसमें रहेगा। ठीक है, ये भी याद रखिए, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी जरूर होती हैं। तो हम लोग अगर लिमिटेड रूप में किसी भी चीज को यूज करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक नहीं होगी। अगर हम दिन रात उसी को ही देखते रहेंगे, आके उसी से पढ़ते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आंख खराब होनी ही होनी है। ठीक, तो ये आईसीटी का उपयोग जो है एक सहायक के रूप में करेंगे, ना कि पूरा का पूरा उसी पर डिपेंड हो जाएंगे। डिपेंडेंट नहीं होना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, बस हेल्प लेनी है कुछ लोगों से। जैसे कोई भी चीज नहीं मिलती है तो हेल्प हम लोग ले लेंगे उसके। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेक्शन डी में ये पूरा का पूरा आईसीटी के बारे में ही पूरी की पूरी बात करता है, जिसमें आपको ब्लेंडेड लर्निंग पढ़ने को मिलेंगी, मिश्रित शिक्षा पढ़ने को मिलेगा। ब्लेंडेड लर्निंग क्या होती है? तो ब्लेंडेड लर्निंग में कहता है कि ब्लेंडेड लर्निंग एक्सप्लेन एन अप्रोच टू लर्निंग वेयर टीचर्स यूज टेक्नोलॉजी। अब देखिए ब्लेंडेड मतलब होता है मिश्रित, जहां पर पुराने तरीके से भी हम पढ़ाएं, पुराने तरीकों को भी ले, नए तरीकों को भी। जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं हमारा और आपका, कि हम लोग ब्लेंडेड टीचिंग कर रहे हैं। ब्लेंडेड टीचिंग मिश्रित तरीका में होता है, इसमें हम जो है आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ समय बाद हम आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाकर पढ़ाते हैं ना, पढ़ाते नहीं, फिर कुछ समय बाद लाइव पढ़ाते हैं, फिर आपको रिकॉर्डिंग भी देते हैं। तो ये सब जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं ये ब्लेंडेड लर्निंग के माध्यम से ही तो यही कर रहे हैं। ठीक है, कहीं से कोई और अलग चीजें नहीं आ रही आपकी इसमें। और आपकी रचनावाद, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आती है कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, ये कहते हैं कि द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म वाज इन्वॉल्व फ्रॉम कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की एक अवधारणा के रूप में रचनावाद को माना गया, जिसमें गार्डनर और वाइगोत्स्की और टॉलमैन, अन्य बहुत से नाम आते हैं आपके, डीवी, टॉलमैन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इन सब के नाम यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम लोग पढ़ ही चुके हैं पूरा का पूरा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपका सेक्शन डी भी कंप्लीट होता है आपका। क्लियर है? यहाँ पर सबको बताओ, सभी को यूनिट 4 यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाता है आपका। हाँ सर। जी सर। ठीक, तो यहाँ पर जितनी चीजें इंपॉर्टेंट थी सबकी सब चीजों को लेकर आने का प्रयास किया गया है। और मॉर्निंग वाली क्लास में क्योंकि नए टॉपिक्स को लेके चलना है, तो नए टॉपिक्स में रिसर्च को लेके चलना है हम लोगों को। ठीक है, तो रिसर्च का इंट्रोडक्शन। नहीं सर साइकोलॉजी लेके चलिए ना मॉर्निंग में। हाँ, रिसर्च शाम को करिए। मॉर्निंग में हम साइकोलॉजी लेकर चलते हैं। साइकोलॉजी का अभी क्या करेंगे, पहली क्लास रहेगी तो पहली क्लास में पूरा का पूरा कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे कि साइकोलॉजी वास्तविक रूप में आई कहाँ से, कैसे लाया गया उसको, पहले क्या था। क्योंकि इनसे भी जो सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी साइकोलॉजी से रिलेटेड आप एग्जाम दोगे तो सब में वो काम आएगा आपके। ठीक है,
हाँ, बोलो, कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं। फिर सर 6:20-25 से करिएगा सर, हमारे हॉस्टल में सुबह से ही अफरा तफरी मच जाती है ना सर। ना 6 बजे से तो सर हम अब टाइम है नहीं, 6 सर, बजे से ही मेरा आपकी सब क्लास छूट होगी। जाएगा सर। नहीं, आपके तो मेरा आपको मैं सब बता छूट दूं जाएगा। कि समय यहाँ पर भी नहीं ना, 6 बजे से करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो और लोगों को भी टिफिन बनाने नहीं सर, बहुत वो से काम आपकी बात रहते हम हैं। समझ रहे हैं, लेकिन सर हॉस्टल में तो सब दिक्कत होती है। अभी सब छुट्टियों में सर घर चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी फिर सर। फिर आप थोड़ा 5 बजे भी सुबह ले थोड़ा सा लीजिए सर, या फिर मॉर्निंग में 5 थोड़ा, बजे सुबह से कर दीजिए सर, 5 से कर दीजिए। अरे हमारे घर में भी सोते रहते ना सब लोग, अगर हम पढ़ाएंगे तो और लोग जग जाएंगे ना। अब सेपरेट सर रूम जो है, 6:20 से ठीक 6 बजे से ही होगा ना, वो टाइमिंग चेंज ना करो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हमें दिक्कत है। अगर आप ऐसा करोगे तो सिलेबस को हम खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय सर कम है, नहीं प्रॉब्लम सर, सिलेबस ये 6 ज्यादा है बजे है। सही। ठीक है, तो सिलेबस को भी हमें नहीं, देखते हुए आप चलना है। रिकॉर्डेड कुछ दिन देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड हाँ, से नहीं बनता है, रिकॉर्डेड में तो फिर फायदा है कि रिकॉर्डेड तो बुक रहती है तो नहीं आप रिकॉर्डेड आप देखिएगा, को आप हमसे संडे को डाउट नहीं, पूछ आपके जो लीजिएगा। डाउट्स होंगे इंडिविजुअल टेस्ट आप नहीं कॉल होता करके है। पूछ लेना, या इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास होगी तो उसमें आप डिस्कस कर लेना हमसे। ठीक है, थोड़ा सा ये समझो, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस आपका बहुत ज्यादा है, उसको कवर करने के लिए समय हमें चाहिए ना। जब हम पढ़ाएंगे ही नहीं समय पर, समय नहीं लेंगे पढ़ाने के लिए, या और तो कम ऐसा करिए समय, सर, साइकोलॉजी सर जब रिसर्च खत्म सर 9 बजे वाली क्लास में कर दीजिए, शाम वाली रिसर्च क्लास में तो सुनिए, साइकोलॉजी में बाकी आप पढ़ा रिसर्च, दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं। साइकोलॉजी सर हमारी नहीं छूटे सर, इसलिए कह रहे हैं। अपराध वाली में साइकोलॉजी बाद में कर दीजिएगा सर। चलो देखते हैं ना, लेकिन साइकोलॉजी 9 सुबह बजे वाली होगी, कर दीजिए। साइकोलॉजी आपकी सुबह नहीं होगी, तो शाम मॉर्निंग को में आपका और सारे रिसर्च होगा। और सर और टॉपिक ले लीजिए सर, साइकोलॉजी रात में कर दीजिएगा 9 बजे वाली जो लेते हैं। रिसर्च को कब पढ़ाएंगे 6 फिर? बजे ना रिसर्च को सर, 6 बजे वाली में ना ना, सर, 6 बजे वाली में रिसर्च इंपॉर्टेंट है, रिसर्च में सब लोग शामिल हो जाए शाम को, इसलिए शाम का टाइम रखा गया है रिसर्च के लिए, क्योंकि सुबह बहुत से बेसिक में टीचर्स भी हैं, या सर बहुत से रिसर्च के बाद साइकोलॉजी पढ़ा दीजिएगा सर। बहुत से लोग हैं जो अब सेल्फ नहीं नहीं सर, फाइनेंस हम समझ कॉलेजेस रहे हैं में सर, सबकी पढ़ाते हैं, बात समझ रहे हैं और सर, खुद सबको हमें प्रॉब्लम भी है। ढेर सारे काम नहीं नहीं रहते सर, हैं। हम समझ रहे हैं कि सबको प्रॉब्लम, तो सर रिसर्च के बाद साइकोलॉजी कर दीजिएगा, बाकी टॉपिक समय कर नहीं है दीजिए बेटा, सर। दोनों को एक साथ लेके चलेंगे तभी खत्म हो पाएगा ना। सर कुछ एक्चुअली हमारे लिए भी वो सोच लीजिए, दोनों कर दीजिए यूनिट ना और बहुत बड़ा है, कुछ कर इसी दीजिए वजह से सर। मैम बहुत बोल रही हूँ। बहुत ब्रॉड सिलेबस है, साइकोलॉजी और और रिसर्च इवन इसको दोनों ब्रॉड है, ब्रॉड है, बहुत और बड़ा मतलब इवन इक्वल लेवल पे है। इसको इवन 15 से 20 दिन के अंदर हमें खत्म करना है ये दोनों हाँ, को। जितना बड़ा साइकोलॉजी है उतना बड़ा एक्चुअली रिसर्च वो है। दीपाली दी, आपका जो डाउट रहेगा आप सर से अरे अकेले में हमको मतलब बाद साइकोलॉजी में पेंडिंग पूछ इसलिए हम लीजिएगा। कह रहे हैं, बाकी हाँ, अगर कोई टॉपिक होता तो कोई दिक्कत नहीं थी आप सर। मुझे 6 जो बजे है से लेकर कोई प्रॉब्लम दोपहर नहीं थी, को साइको की ही आप मुझे दिक्कत थी दोपहर main। को कॉल कर लेना, ठीक है? सुनो, तू थोड़ा सा लेट ज्वाइन करना ना, तो लेट में होता है, जैसे लेकिन सर आता में पहले छूट जाता है रिवाइज सर, एक करवाते हैं। कंटिन्यूटी बिगड़ जाती है। आधे से ज्वाइन करने में होता है कि सर कुछ हाँ, पढ़ा चुके तो दिक्कत हो जाती है। डाल देंगे ना, स्क्रीनशॉट डाल अरे देंगे उसकी बात नहीं, वो तो सर रिकॉर्डिंग भेज देते, स्क्रीनशॉट की बात नहीं है वो तो, ऐसा तो अब सर एक डाल काम ही करते हैं, देते सर हैं। दीपाली को ऑनलाइन ही कर देते हैं। चलो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? चलिए तो ठीक है, साइकोलॉजी नहीं छोड़ना उसको चाहते हैं सर, हॉस्टल में रहती है ना वो। चलिए ठीक है, तो आपको साइकोलॉजी मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे तरह आपको जब पढ़ाएंगे ना, तो कोई डाउट्स तो हम खुद ही सोचते हैं कि किसी प्रकार का किसी कोई डाउट छोड़े ना। जो डाउट्स रहता है, नेहा है, सविता जी है, शैली और स्निग्धा है, सोनाली, ये लोग खुद ही डाउट्स पूछ लेते हैं, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इन केस अगर कोई डाउट्स बचता है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, हम आपको अलग से बता देंगे। आपको क्लियर है? ठीक, ये लोग पूरा बोलना। डिस्कस कर लेंगे, और हम भी प्रयास करेंगे कि एक भी पॉइंट छूटे ना कहीं से। ठीक है, और इन केस अगर कोई छूटता है तो आप उसको डिस्कस कर लीजिएगा हमसे, हम बता देंगे आपको। ठीक है, चलो। सर हेलो। हाँ सर 6 बजे से रहेगी ना हाँ, क्लास? 6 बजे से रहेगी। सीपीडी लिखा है ना? हेलो सर, आपके पीछे जो सीपीडी लिखा है उसी पार्ट में थोड़ा हाँ, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक विकास की बात करते हैं यहाँ पर। सर एक्चुअली ना वो क्लास तो चालू है पर मेरी आंख लग गई थी, मैं सो गई थी। चलो, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलो चलिए ठीक है, सभी को गुड नाइट, सब लोग डिनर करिए, अपना काम करिए, और सुबह 6 बजे क्लास तैयार रहिए साइकोलॉजी के लिए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद सभी को।